हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है मनोज चित्रकथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है लालू कालू और वन देवता। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कालू लालू और वन देवता। किसी समय एक गांव में दो जुड़वा एवं हमशक्ल भाई लालू कालू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। लालू कालू जवान हो चुके थे, लेकिन अपनी उल-जलूल व मूर्खतापूर्ण हरकतों और निठल्लेपन के कारण पूरे गांव भर में बदनाम थे। काम के नाम पर जैसे उन्हें सांप सूंघ जाया करता था। माँ भी उनकी आए दिन की बेजा हरकतों से तंग आ चुकी थी। एक दिन, लो लालू भाई, गई गुल्ली 100 मुरब्बे के लिए। बाप रे, 100 मुरब्बे के लिए? पिद्दे पिद्दे मर जाऊंगा मैं। हे भगवान, धीरे लगे और पास ही गिर जाए। कालू ने गुल्ली पर जो डंडा घुमाया तो गुल्ली हवा में घूमती हुई निकट से गुजरती उन्हीं की माँ के सिर पर पड़ी। कड़ाक! हाय, मैं मर गई। हाय, सर फोड़ कर रख दिया मेरा। अरे सत्यानाशियों, ठहरो जरा। आज मैं तुम दोनों की अकल ठिकाने लगाकर ही रहूंगी। अरे बाप रे माँ, मारे गए। यह कहाँ से आ गई? अगले ही पल वह लगी दनादन उन दोनों को पिटाई करने। हाय मरा, सुनो माँ। उफ, बस भी करो माँ, जान से ही मार डालोगी क्या? हाँ, तुम दोनों को खिला खिला कर अपना व गांव वालों का सिर फोड़वाने से तो अच्छा है कि दोनों को मार ही डालूं। जब काफी देर तक पिटाई होने के बाद भी लालू कालू ने माँ का क्रोध शांत होते नहीं देखा, तो उन्होंने लपक कर माँ के पांव पकड़ लिए। हमारी अच्छी माँ, माफ भी करो ना हमें। हाँ माँ, देखो ना, दर्द के मारे हम दोनों के शरीर की सारी हड्डियां कीर्तन करने लगी हैं। अरे निठल्लों, मैं तुम्हारी ये नाटकबाजी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। छोड़ो मेरे पाँव, कमबख्तों। पकड़ तो इस तरह रखे हैं जैसे मैंने मारना बंद नहीं किया तो तोड़ कर ही रख दोगे। तुम तो हमारी हर बात को गलत समझ लेती हो माँ। लो, छोड़ दिए पाँव और पकड़ लिए अपने कान। हाँ माँ, आज कान पकड़ कर वायदा करते हैं कि फिर हम कभी गुल्ली डंडे से किसी का सिर नहीं फोड़ेंगे और घर पर रहकर आराम से तुम्हारी दी हुई रोटियां तोड़ेंगे। क्या? यानी अब भी मुफ्त की रोटियां ही तोड़ोगे? हे भगवान, उठा ले मुझे। कहाँ से तूने इन बैलों को मेरे पल्ले बांध दिया? हाय! अरे रे रे रे! तू रोने लगी माँ? मेरी तबीयत तो तेरी तबीयत तो ठीक है ना माँ? कहे तो किसी हकीम वकीम को बुला लाऊं? वैसे शमशान की मिट्टी बहुत सी बीमारियां चुटकी बजाते ही दूर कर देती है। कहो तो। उनकी बेकार की और बेहूदी बातें सुनकर माँ का रहा सा सब्र भी जवाब दे गया और वह अपना सिर पीटती हुई चीख उठी। अरे नास पीटो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और याद रखना, यदि आज कुछ कमा धमा कर नहीं लाए तो अन्न का एक दाना तो मिलना दूर, घर के दरवाजे भी तुम दोनों के लिए नहीं खुलेंगे। आए। डांट ने फटकार के डांटने फटकारने के पश्चात जब माँ पैर पटकती हुई वहां से चली गई। कालू भाई, सुनी तुमने माँ की बात? यदि आज कमा धमाकर नहीं लाए तो ना रोटी मिलेगी और ना ही हमारे लिए घर के दरवाजे खुलेंगे। हाँ भाई, सुनी तो है। और सब कुछ सुनकर मेरी तो समझ में एक ही बात आई है कि अम्मा की अक्ल सठिया गई है। भला हम और काम। हूँ। कहते तो तुम ठीक हो भाई, लेकिन मेरी समझ में तो अब काम धाम के लिए किए बिना अम्मा के त्रियाहट से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय भी नहीं। ओह, परंतु लालू भाई, मूर्खों के इस गांव में भला हमें कौन काम देगा? सभी हमसे जलते हैं और हर समय हमें कोसते रहते हैं। इसके लिए भी मैंने सोच लिया है, हम किसी और नगर में जाकर काम धंधा करेंगे। वाह! तो फिर शुभ काम में देर कैसी? चलो इसी समय चलते हैं। कुछ ही दिनों में ढेर सारा रुपया कमाकर माँ को यह जता देंगे कि हम निठल्ले और शरारती नहीं, बल्कि उसके बुद्धिमान, शरीफ और कमाऊ पूत हैं। ठीक कहा तुमने। चलो, चलते हैं। दोनों उसी समय गांव छोड़कर नगर की ओर चल पड़े और चलते चलते गांव पार कर एक जंगल में जा पहुंचे। देखो कालू भाई, इस जंगल के पार पूर्व और पश्चिम में दो अलग अलग नगर हैं, अतः हमें पहले यह तय कर लेना चाहिए कि हमें किस नगर से जाना है। लेकिन लालू भाई, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि क्या हम दोनों का एक ही नगर में काम के लिए जाना ठीक होगा? ठीक कहा तुमने। यदि हम दोनों साथ साथ एक ही नगर में गए तो हमारी शक्लें कोई ना कोई गड़बड़ पैदा कर देंगी। हाँ, बिल्कुल यही बात है। तब ऐसा करते हैं, हम यहीं से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तुम पूरब दिशा वाले नगर की ओर जाओ और मैं
पश्चिम की ओर जाता हूँ। रात को हम दोनों अपनी अपनी कमाई के साथ ठीक इसी स्थान पर मिलेंगे। यह बात ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और उसी समय दोनों एक दूसरे से विदा लेकर विपरीत दिशाओं में चल पड़े। कुछ देर बाद कालू जंगल पार कर पूर्वी नगर की सीमा में प्रविष्ट हो गया। उस नगर का नाम प्रतापगढ़ था। जब कालू एक के निकट से गुजर रहा था तो उसे एक किसान सर पर हाथ रखे बैठा दिखाई दिया। नगर का पहला वासी मुझे किसान के रूप में दिखाई दिया। हमारे यहाँ यह शुभ माना जाता है। कालू, वाह, बन गया तेरा काम। चलकर उसी से बात कर, शायद वही तुझे कोई नौकरी दे दे। लेकिन बेचारे कालू को क्या पता था कि जिस किसान के पास वह नौकरी मांगने जा रहा है वह स्वयं ही अपने एक बैल के मर जाने से बहुत दुखी और चिंतित है। आह, अब कैसे जोतूं यह खेत? दूसरे बैल की जगह किसे हल में जोतूं? पास में इतने पैसे भी नहीं हैं कि दूसरा बैल खरीद सकूं। लगता है इस बार मुझे पूरे परिवार को भुखमरी का ही सामना करना पड़ेगा। हे भगवान, तू ही कोई मदद कर। तभी कालू नौकरी की आशा दिल में लिए उसके पास जा पहुंचा। हुजूर, इस गरीब और बेरोजगार को आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? क्या कहा, काम? पहले तो काम का नाम सुनकर किसान कुछ बिदका, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा, यह तो मेरे मरे हुए बैल से भी हट्टा कट्टा और तगड़ा है। यदि किसी तरह यह दूसरे बैल के साथ हल में जुतने को तैयार हो जाए तो मेरा पूरा खेत आसानी से जुत सकता है। क्या सोचने लगे हुजूर? क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। मुझे तुम जैसे ही एक हट्टे कट्टे नौकर की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्या हुजूर? बात यह है कि भाई, मेरे पास जो काम है वह एक दिन का ही है और जरा कठिन है। सोचता हूँ क्या तुम उसे कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाऊंगा हुजूर। आप एक बार हुक्म तो करें, फिर देखिए मैं किस प्रकार कठिन से कठिन काम को भी चुटकी बजाते ही आसानी से करता हूँ। तब ठीक है, तुम अभी से शुरू हो जाओ। यदि तुमने मेरा काम पूरा कर दिया तो तुम्हें पूरे 20 रुपए दूंगा। परंतु इसके साथ एक शर्त भी है। वह यह कि यदि काम पूरा नहीं हुआ या तुमने बीच में इनकार कर दिया तो एक धेला भी मजदूरी का नहीं दूंगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है हुजूर। अब आप काम बताइए। तब किसान ने उसे खेत जोतने का काम बता दिया और मूर्ख कालू तुरंत मरे हुए बैल की जगह जुत कर खेत जोतने में जुट गया। हूँ, इतने आसान काम को यह मूर्ख किसान कितना कठिन बता रहा था। इतना सा काम मैं दिन ढलने तक तो क्या, दोपहर होने से पहले ही पूरा कर लूंगा। वाह, खूब फंसा। जरूर कोई मूर्ख है, लेकिन मेरे मतलब का हट्टा कट्टा। ही। लेकिन दोपहर होने तक, आह, अब नहीं चला जाता। बुरी तरह थक गया हूँ। क्या कहा? अभी से थक गए? अरे अभी तो आधा खेत और जितना बाकी है। चलो, जरा और तेजी दिखाओ, वरना आज संध्या तक तो क्या, कल संध्या तक भी तुम इसे पूरा नहीं जोत पाओगे। लेकिन तभी किसान की पत्नी ने घर से आवाज लगाई। अजी, सुनते हो? खाना तैयार है, आकर खा लो। अच्छा भगवान, अभी आता हूँ। चलो कालू भाई, तुम भी खाना खा लो। खाना खाकर फिर दूनी लगन से काम पर जुटना। तुम भीतर चलो, मैं इसके लिए भी भोजन का प्रबंध करके आता हूँ, ताकि यह भी खम्पी कर तब तक स्वस्थ हो जाए खा पी के। जैसी हुजूर की आज्ञा। जब कालू किसान के घर की ओर बढ़ गया तो किसान बैल को हल से खोल उसे एक तरफ बनी पशुशाला की ओर हाँकता हुआ चल दिया। चल मेरे राजा बेटे, अब तू भी चलकर चटपट भोजन कर ले। फिर तुझे अपने उस नए जोड़ीदार कालू के साथ मिलकर बाकी का काम संध्या तक पूरा करना है। खूब भेजा भगवान ने भी तेरे इस नए साथी को। बैल को पशुशाला में छोड़ने के पश्चात किसान भी घर में आकर कालू की बगल में बैठ गया और दोनों भोजन करने लगे। वाह, अरे भगवान, आज तो तुमने गजब की सब्जी बनाई है। क्यों कालू? ठीक कहते हैं हुजूर, दाल भी खूब स्वादिष्ट बनी है। अच्छा, आप लोग भोजन कीजिए, मैं जरा दालान की सफाई आदि कराऊं। लेकिन बेचारे कालू को क्या मालूम था कि जिस दाल को वो चटखारे ले लेकर खा रहा है उसमें भांग मिली हुई है। शीघ्र ही उसे एक के तीन दिन दिखाई देने लगे। आए, तीन तीन हुजूर? कालू ने सिर को झटकते हुए आंखें मिचमिचाई और खोपड़ी कुछ काबू में आई। हाँ, अब ठीक है। लगता है आज ज़्यादा मेहनत करने से दिमाग कुंद कुंद हो गया है। खैर, जब काम पूरा होने पर 20 रुपए मिलेंगे तो दिमाग फिर तरोताजा हो जाएगा।
वाह क्या दाल है। भोजन करने के पश्चात, सुनो कालू भाई, अब तुम बैल को पशुशाला से लेकर हल में जोतो, तब तक मैं जरा एक झपकी लेकर अभी तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। ठीक है मालिक। कालू जाने के लिए पलटा। अरे हाँ सुनो, पशुशाला में एक कटड़ा भी होगा, जरा उसमें उससे सावधान रहना, बहुत शैतान है वह। अजनबी को देखते ही वह उस पर हमला कर बैठता है। ओह आप फिक्र ना करें हुजूर, उसका पाला आज कालू से पड़ने वाला है, मुझसे वह शैतानी करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी बचाव के लिए बाहर रखा मोटा सोटा साथ जरूर ले लेना। वह भी ले लिया हुजूर, अब देखूंगा उसको कि वह कितना शैतान है। कालू डंडा लेकर जब पशुशाला में पहुंचा तो किसान की पत्नी बैल का बच्चा कुचा भूसा उसके सामने रखे बर्तन से निकाल कर एक बोरी में भर रही थी। कुछ कुछ भूसा उसके चेहरे व कपड़ों पर लग गया था, जिससे वह खुद भी कोई जानवर ही प्रतीत हो रही थी। भांग की तरंग में कालू को किसान की पत्नी कोई कटड़ा ही दिखाई दी, जबकि किसान की पत्नी उस कटड़े को बाहर खूंटे से बांध आई थी। तो यही है वह शैतान कटड़ा, मुझे सावधानी से काम लेना चाहिए। अच्छा होगा कि इससे बगैर उलझे बैल को निकाल ले आऊं। कालू दबे पांव बैल की ओर बढ़ा, तभी अचानक निकट ही किसी की मौजूदगी का आभास पाकर किसान की पत्नी चौंक कर सीधी हुई और भांग की तरंग में कालू को ऐसा लगा कि मानो उछलकर कटड़े ने उस पर आक्रमण किया हो। कौन है? अर अर, शैतान कटड़े ठहर, मुझे धौंस दिखाता है। मुझे कटड़ा कहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग तो ठीक है शैतान, लेकिन तेरा दिमाग जरूर ठिकाने लगाने की जरूरत है। और भांग की तरंग में कालू किसान की पत्नी पर ताबड़तोड़ सोटा बरसाने लगा। फटाक। आई। हाय मार डाला। बचाओ। अब नहीं छोड़ूंगा। बेचारी किसान की पत्नी के समझ में कुछ नहीं आया और वह जान बचाने के लिए चीखती चिल्लाती इधर उधर भागने लगी, जबकि कालू उसे अब भी कटड़ा ही समझे हुआ था। लेकिन उसे बचाता कौन? किसान तो भांग की तरंग में गहरी नींद सोया हुआ था। खर्र खर्र खर्र। कुछ देर की भाग दौड़ के पश्चात कालू ने किसान की पत्नी को पकड़कर जबरदस्ती कटड़े के खूंटे से बांध दिया। हाय, ए जी कहाँ मर गए तुम? मुझे इस पागल से बचाओ। अब जी चाहे जितनी उछल कूद करो और चीखो चिल्लाओ शैतान कटड़े, लेकिन कालू के बांधे गए बंधन से अब तुम आजाद नहीं हो पाओगे। हा 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 हा। अब मैं चला बैल को लेकर खेत में। फिर कालू बैल को लेकर खेत में जा पहुंचा और उसे हल में जोतकर किसान के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन किसान किसान अभी तक नहीं आया, क्यों ना मैं भी कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम करूं। उस कमबख्त कटड़े ने भी तो आज खूब भाग दौड़ कराई है। और वह बैल को हल के साथ वहीं पर छोड़ पेड़ की ठंडी छांव में पड़कर जल्दी ही खर्राटे भरने लगा। खर्र खर्र खर्र। उधर भांग की तरंग में सोए पड़े किसान की अचानक नींद टूटी। अहू। अरे, यह भरी दोपहर कौन कमबख्त रो रहा है? अभी खबर लेता हूँ। और आवाज की दिशा में चलते चलते जब किसान अपनी पशुशाला में पहुंचा। आए, अरे भगवान, यह तुम हो? किसने की तुम्हारी यह हालत? अहू। फिर किसान की पत्नी ने रोते रोते उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ओह, उस पाजी की इतनी हिम्मत कि तुमने तुम्हें ना केवल कटड़ा कहे, बल्कि तुम्हें कटड़े की तरह बांध भी छोड़े। तुम चिंता ना करो भगवान, मैं अभी चलकर उसकी खबर लेता हूँ। जब पत्नी को साथ लेकर वह खेत पर पहुंचा। ओह, खेत तो वैसा का वैसा ही पड़ा है, लेकिन वह कमबख्त गया कहाँ? ए जी देखिए, वह रहा उस पेड़ के नीचे वह पाजी, कमबख्त कितने आराम से सो रहा है। अभी चखाता हूँ उसे मजा, चलो। कालू के करीब पहुंचकर किसान ने गुस्से में भरकर हाथ में थमा डंडा उसके सीने पर दे मारा। हाय मर गया, कौन है? किसने मारा मुझे? अरे हुजूर आप। मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी को कटड़ा कहे और उसे मार पीट कर खूंटे से बांध दे। मैं, यह आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आहा देखिए तो स्वामी कैसा भोला बन रहा है। उस समय तो कटड़ा कह कहकर मुझ पर डंडा घुमा रहा था। अब तक कालू के सर से भांग का नशा उतर चुका था, लेकिन किसान की कोई भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। लेकिन हुजूर, मैंने तो कटड़े को ही खूंटे से बांधा था, आपकी पत्नी को नहीं, कहकर कालू ने अपनी समझ और करनी का सारा किस्सा बयान कर दिया। उसकी बात सुनकर किसान को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। ओह, तो यह सब कुछ किया धरा इसका नहीं बल्कि दाल में मिली भांग का है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो इसे भी भांग की दाल खिला दी। क्या सोचने लगे हुजूर? तुम्हारी कोई गलती नहीं है कालू भाई, सारी गलती भांग की दाल की थी। भांग की दाल की? मैं कुछ समझा नहीं। तुम नहीं समझोगे, खैर सुनो, तुम्हें अभी बहुत सा काम निपटाना है, जल्दी से हल में जुट जाओ।
किसान ने शाम होने से पहले पहले सारा खेत जोत लिया। खेत की अच्छी तरह जुताई करने के बाद, यह लो, इस पोटली में बीज हैं, इन्हें तुम जुते हुए खेत में बोना है। ठीक है हुजूर, यह काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। किसान के वहां से जाने के पश्चात कालू ने पोटली में रखे बीजों को देखा, फिर सोचने लगा, इतने बड़े खेत में इतने जरा से बीजों को बोना कहाँ की अक्लमंदी है, ये तो थोड़ी सी जगह पर भी बोए जा सकते हैं। और अपनी समझ के अनुसार उसने थोड़ी सी जमीन खोदकर सारे बीज वहीं डाल दिए। हुजूर को जब मैं बताऊंगा कि मैंने कितनी अक्लमंदी का काम किया है, तो वो प्रसन्न होकर मुझे अवश्य इनाम देंगे। लेकिन बाकी खाली जमीन को देखकर वह फिर सोच में पड़ गया। इस थोड़ी सी जगह पर तो बीज उगेंगे ही, लेकिन बाकी जगह पर भी कुछ ना कुछ अवश्य उगना चाहिए, वरना बाकी का खेत अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन बाकी की जमीन पर उगाऊं क्या? तभी उसकी दृष्टि बगल वाले किसान की जमीन पर पड़ी, जिसमें तरह तरह के फूलों के पौधे लगे थे। आहा, आ गया समझ में। अब बाकी का खेत खाली नहीं रहेगा, उस पड़ोस की फुलवारी से भी अधिक सुंदर और लाजवाब दिखेगा। और वह झट दूसरे किसान के मुंडे लांग कर उसकी फुलवारी में पहुंच गया और पौधों को खींच खींच कर उखाड़ने लगा। संयोग से उस फुलवारी का मालिक उस समय कहीं गया हुआ था। यहाँ तो बहुत से फूलों के पौधे लगे हैं, थोड़े बहुत मेरे मालिक के खेत में लग जाएंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। शीघ्र ही उसने फूलों के बहुत से पौधे तोड़कर उस फुलवारी का सत्यानाश कर दिया। बस इतना ही काफ़ी है, अब चलूँ अपने खेत पर। फिर उसने वे सब पौधे किसान के खेत में चारों ओर बो दिए। आहा, इन फूलों के लग जाने से खेत में कितनी रौनक आ गई है। अब मेरा इनाम पक्का है। इसके बाद वह किसान से मिलने चल पड़ा। काम खत्म हुआ, अब चलकर हुजूर से मजदूरी और इनाम प्राप्त करूं और जल्दी से लालू भाई से जंगल में जाकर मिलूं। रात होने वाली है, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। किसान के घर पहुंचकर, हुजूर मैंने सारा काम अच्छी तरह से निपटा दिया है, अब मजदूरी के साथ साथ इनाम देकर मुझे विदा कीजिए, संध्या बीत चुकी है। क्या कहा? सारा काम निपटा दिया? चलो जरा मैं भी तो देखूं। जब किसान उसके साथ अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसने अपना सर पीट लिया। अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? पड़ोस की फुलवारी का मालिक तो मुझे फांसी पर ही चढ़वा देगा। आए, यह अचानक किसी मिर्गी का दौरा कैसे पड़ गया? तभी दूसरे खेत का मालिक भी आग बबूला होता हुआ वहां आ पहुंचा। पाजी किसान, तेरी ये हिम्मत कि तू अपने नौकर के साथ मिलकर मेरी फुलवारी के सारे पौधे तोड़कर अपने खेत में लगा ले। ठहर, अभी वसूल करता हूँ इस नुकसान की कीमत। कहकर वह किसान के बैल को पकड़ लाया। तुम्हारी पिटाई करने से कोई लाभ नहीं होगा, हरजाने के रूप में मैं तुम्हारा बैल लेकर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन फुलवारी के मालिक ने किसान की एक ना सुनी और उसका बैल लेकर चला गया। अब यह किसान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, भाग कर अपनी जान बचाऊं। कालू मार के भय से सर पर पांव रखकर भाग निकला। कमबख्त, भागता कहाँ है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मगर वह उसे पकड़ पाने में सफल नहीं हुआ और कालू उसकी नजरों से ओझल हो गया। निकल भागा। खैर, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर अपनी बर्बादी का बदला लूंगा। उधर लालू को भी एक सेठ के घर नौकरी मिल गई थी। देखो भाई, सारा काम हमने तुम्हें समझा दिया है, हम बाजार जा रहे हैं, हमारे लौटने से पहले ही सारा काम निपटा लेना। आप बेफिक्र होकर जाइए श्रीमान, लौटने पर आपको एक भी काम अधूरा नहीं मिलेगा। सेठ के जाने के बाद सबसे पहले इस कपड़ों के ढेर को धो डालूं। फटाक। अब लगे हाथों इन्हें सूखने के लिए भी डाल दूं। लेकिन जैसे ही उसने एक कमीज को सुखाने के लिए रस्सी पर डालना चाहा, अरे, यह कमीज है या इंडिया गेट? हूँ, मुझे क्या, यह। लेकिन फिर उसने एक एक कर उन सभी कपड़ों को सूखने के लिए तार पर डाल दिया। पता नहीं पास में इतना धन होते हुए भी सेठ सेठानी ऐसे फटे पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं। इनसे तो मैं और भी और भाई कालू ही अच्छे हैं। अब यह दूसरी बात थी कि उसकी कसाई वाली धुलाई के कारण ही वे कपड़े फटे थे। लेकिन उन फटे कपड़ों में ज़्यादा दिमाग ना खपाकर वह पुनः घर में घुसा। ओह, मालिक के जूते कितने गंदे हो रहे हैं। अगर मैं इन्हें अच्छी तरह धोकर साफ कर दूं, तो अपने चमकते जूते देखकर सेठ जी प्रसन्न होकर मुझे अवश्य इनाम देंगे। ऐसे जूते चमकाऊंगा कि सेठ जी का दिल बाग बाग हो उठेगा। हो गए साफ। अब इन्हें निचोड़ कर सूखने के लिए डाल दूं। जूतों को धूप में डालने के बाद वह एक दूसरे कमरे में पहुंचा। सिठानी ने कहा था कि मेज पर पड़ी शीशी से द्रव्य फर्श पर छिड़क कर उसे अच्छी तरह से धो डालूं। पहले यही काम करता हूँ। अगले पल वह कमरे में लगी मेज की ओर बढ़ गया। मिल गई, यही है वह शीशी। उस शीशी के द्रव्य को पूरे कमरे में छिड़कने के बाद वह फर्श को साफ करने लगा। फिर वह बाहर आकर एक वृक्ष की छाया में लेट गया। सब काम अच्छी तरह निपट गए, अब जरा एक झपकी ले लूं। कुछ देर बाद
जब सेठ सेठानी घर लौटे। हाय मेरे कपड़े, आह मेरे कीमती जूते। दोस्तों, लालू कालू और वन देवता का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं लालू कालू और वन देवता के पार्ट 2 में। धन्यवाद। जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप उसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।